हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी ये चल रहा था और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं कि जो एनर्जी हैं बहुत सी फॉर्म होती है एनर्जी की, और जो टोटल एनर्जी होती है इस यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड होती है। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे ही आप जानते हैं कि आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये बहुत सारे कन्वर्ज़न आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहा करती है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed. It can be converted from one form to the another form. Total energy of the universe remaining कांस्टेंट। आप जानते हैं कि अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपने कन्वर्ट की है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर्म की एनर्जी अगर डिसअपीयर होगी तो उतना ही इक्वल अमाउंट में दूसरे टाइप की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हेनेवर energy disappears in one form, an equal amount of energy appears इन द अदर फॉर्म। मैंने बताया कि अगर एक फॉर्म में एनर्जी डिसअपीयर होगी तो उतने ही अमाउंट की दूसरे टाइप की एनर्जी वहाँ पर अपीयर होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, या एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इस बात का मतलब है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग तो आप लोग समझ पाएंगे। आप ये मानिए कि ये अर्थ सरफेस से
ये अर्थ सरफेस है, और इससे h हाइट पर ये एक बॉडी है, इसका मास है m। अब यहाँ पर जब ये बॉडी h हाइट पर है और स्टेशनरी है, तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट पर इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब आप इसका फ्री फॉल करा देते हैं। जब आप इसका फ्री फॉल करा देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो u है इस पॉइंट पर, ये इनिशियल वेलोसिटी ये होगी 0। अब मान लीजिए ये पहुँचती है इस पॉइंट पर, कुछ टाइम बाद ये पहुँचती है यहाँ पर, तो मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर पहुँच के इसकी वेलोसिटी आती है v डैश, और जब ये पहुँचती है बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पहुँच जाती है, तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी और चेंज हो जाती है और यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। आप ये मानेंगे कि ये 3 पॉइंट हैं, सपोज़ ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। इन तीनों पॉइंट पर आप लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। आप देखिए कि आप एक टेबल टाइप बना लेंगे यहाँ पर कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पहले हम लोग ए पॉइंट की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए ये आप देखेंगे। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये आप देखेंगे ए पॉइंट पर। और आप जानते हैं टोटल एनर्जी होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फिर देखेंगे कि ई पॉइंट पर, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी। पहले ए पॉइंट के लिए देखेंगे, फिर आप देखेंगे बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। फिर सबसे नीचे देखेंगे सी वाले पॉइंट पर कि काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी एंड टोटल एनर्जी एट सी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक चेंज होगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो एक सी आनी चाहिए। तो आप समझ सकेंगे कि जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है इस प्रोसेस में। तो इसको समझने के लिए देखिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी u है तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, और हाफ एम यू की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इस पॉइंट पर ये होगी 0। फिर आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट पर m मास की एक बॉडी है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। जब आप दोनों को ऐड कर निकालेंगे तो काइनेटिक है 0 और ये है mgh, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh। ये आपने देखा यहाँ पर, ओके। अब लेकिन B पॉइंट है या C पॉइंट है, यहाँ पर जो ये वेलोसिटी इनकी होती हैं v डैश या v, ये हम लोगों को नहीं पता है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आपको ये यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ये वेलोसिटी निकालनी होंगी, तो हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। आप ये मानिए कि जब ये बॉडी ए से बी तक आती है तो ये डिस्टेंस कवर करती है x, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x। जब ये डिस्टेंस x होगी तो रिमेन डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस बचेगी, टोटल s थी इसमें से x कम हो गया तो h माइनस x, ये डिस्टेंस यहाँ से बचेगी, ये डिस्टेंस होगी h माइनस एक्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जब फ्री फॉल होगा तो वो होगा g, ओके। तो अब आप लोग पहले ए बी के लिए फिर ए सी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और उससे आप लोग v डैश और v की वैल्यू निकाल लेंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन केस ऑफ फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होता है तो u 0 और a की जगह g, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gs, ये आप लिखेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs या v इज इक्वल टू √2gs। इससे आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कौन से पॉइंट के लिए, फॉर ए बी, फॉर ए बी पाथ। जब आप ए बी पाथ की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो ए पॉइंट पर 0 थी, वो आप ले चुके हैं, और बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे कि फाइनल स्पीड एट बी, फाइनल स्पीड एट बी, तो ये आएगा v डैश इज इक्वल टू √2g, और आप देखिए कितनी हाइट गिरे हैं यहाँ से, तो x, तो 2gx ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और फिर आप पाथ ले लेंगे AC के लिए, फॉर पाथ AC, फॉर AC पाथ, इसकी आप बात कर लेंगे। जब AC पाथ की बात करेंगे तो इस इक्वेशन से आप देखेंगे यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये होगी इस वाली इक्वेशन से कि v यानी फाइनल वेलोसिटी एट C, इस पॉइंट पर, तो आपका निकल के आएगा v इज इक्वल टू √2g, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब आए हैं तो h डिस्टेंस कवर की है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने v डैश और v वैल्यू निकाल दी है। तो अब जब b पर हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो वो होगा हाफ m, वेलोसिटी है v डैश, इसका स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ m मल्टीप्लाइड बाई 2gx, ये आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो mgx ये हो जाएगा। जब आप C पर देखेंगे तो ये होगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर ये होगा। तो हाफ m और v स्क्वायर कितना है 2gh, तो आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mgh, ये बचेगा। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई तीनों पॉइंट पर। फिर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट की जो हाइट है ये कितनी है h माइनस एक्स, अर्थ सरफेस से, तो mg h या h माइनस एक्स, तो mg h माइनस एक्स ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो mg इंटू 0, यहाँ पर अर्थ सरफेस पर ही है, तो mg मल्टीप्लाइड बाई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सी पॉइंट पर 0। अब आप लोग ऐड करेंगे, आपने यहाँ पर तो आ गया mgh। जब आप लोग बी पॉइंट पर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है mgx, और यहाँ पर है mgh माइनस एक्स, तो ये आएगा mgx प्लस mgh माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो ओपन करेंगे तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mgh। ओके, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हो जाएगा mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि देखो ये भी mgh, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी, बी पॉइंट पर ये भी mgh और सी पॉइंट पर ये भी mgh। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से, इट इम्प्लाइज दैट कि टोटल एनर्जी एट ए, बी और सी, तो ई ए जितना है उतना ही ई बी है और उतना ही ई सी है, और उसकी वैल्यू है mgh। तो आपने देखा कि ना तो पोटेंशियल एनर्जी सेम थी इन पॉइंट पर,
अलग अलग थी पोटेंशियल एनर्जी और ना काइनेटिक एनर्जी सेम थी, लेकिन जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व्ड है, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये बॉल या ये बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और वही पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए होंगे। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन एनर्जी एंड हाइट इस वाले केस में, तो आप देख सकते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी और हाइट h, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जो टोटल एनर्जी है ये है टोटल एनर्जी, कितनी थी mgh, ये तो हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं mgh ही थी। अगर हाइट 0 से आप बढ़ाओगे h तक तो आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समेशन है यानी टोटल एनर्जी वो mgh ही रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एनर्जी है वो आप देखिए कि वो कंजर्व्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपके पास F है तो जो कंजर्वेटिव फोर्स F है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी U है यहाँ पर। आपको ये प्रूव करना है। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और x से डिस्टेंस। तो माइनस du अपॉन dx क्या हुआ? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके इक्वल होगा? ये कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो ये इसके इक्वल होगा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज x0, ज़ीरो पोजीशन। याद होगा आपको, मैंने बताया ज़ीरो पोजीशन के बारे में। ज़ीरो पोजीशन जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल या बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट पर ज़ीरो है, और आप लोग किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इसको आप किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं जो पॉइंट है x, उसके अगेंस्ट वर्क करके ले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स जो था वो था ये F, ये था कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लोग जो अप्लाइड फोर्स आप जानते हैं, जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर, वो कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इस तरह से है, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा F अप्लाइड
ये इक्वल एंड अपोजिट होगा कंजर्वेटिव फोर्स के। अगर आप लोग इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट x0 से पॉइंट x तक ले जाएंगे, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे कि अगर फोर्स लग रहा है F, तो इस फोर्स को ख़त्म करने के लिए आप ज़ीरो एक्सेलरेशन से चलाने के लिए आप इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो माइनस ऑफ F के इक्वल होगा। अब ये मानिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यह है U x0, मल्टीप्लाइड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x0, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x। तो जब हम लोग यहाँ पर से यहाँ ले जाएंगे तो जितना भी वर्क करेंगे आप लोग उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है वो सारा का सारा वर्क वहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो जाया करता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, यानी कि इलास्टिक फोर्स होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स होगा। जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए थे आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स के, उसी फोर्स की हम बात करेंगे। तो उसके इक्वल एंड अपोजिट आपको फोर्स लाना पड़ेगा, इसको इस पोजीशन यहाँ x0 पोजीशन से x तक ले जाने में। तो जितना भी आप वर्क करेंगे वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x0, ये किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x0 इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x0 इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? अगर आपको dw निकालना है तो F अप्लाइड डॉट, अगर अप्लाइड फोर्स आपने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx कवर की है, अप्लाइड फोर्स डॉट dx, आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये dx होगा, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? x0 टू x, लिमिट लगा देंगे x0 टू x, x0 टू x, ये हो जाएगा। तो ये टोटल आपने इंडिकेट कर दिया, टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं बट कि जो अप्लाइड फोर्स होता है, बट अप्लाइड फोर्स ये नेगेटिव द कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो आएगा u पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x0 इज इक्वल टू माइनस x0 टू x तक आपका इंटीग्रेशन माइनस f dx। इस माइनस को आप बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x0 इज इक्वल टू माइनस f dx, लिमिट लेंगे x0 टू x। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो ज़ीरो पोजीशन x0 है, इसका मतलब यहाँ पर आपको पोटेंशियल ज़ीरो माननी पड़ेगी। आप लेंगे बट एट x0 पोटेंशियल एनर्जी एट x0 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो u एट x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस f dx, इंटीग्रेशन लिया और x0 टू x, ये इसकी लिमिट रहेगी। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f dx
लिमिट फ्रॉम x नॉट टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप इस पोजीशन से यहाँ तक इस बॉडी को लेके आते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस नेगेटिव वर्क के इक्वल, यानी कि इंटीग्रेशन एफ डी एक्स के इक्वल होगी, लिमिट x नॉट टू x, क्योंकि आप लोग x नॉट से x तक लेके आए थे। तो इंटीग्रेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब फोर्स कब मिलेगा आप लोगों को? तो आपको मिलेगा फोर्स यहाँ से कि इट इम्प्लाइज दैट कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू एट x अपॉन डी एक्स। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के इक्वल है, या कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने प्रूव कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन्स। देखिए कोलिजन्स मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडीज़ कहीं पर आएं और या तो वो फिज़िकली उन्होंने स्ट्राइक किया अगेंस्ट ईच अदर, टक्कर हुई उनकी आपस में, और या ये भी हो सकता है कि उनका फिजिकल कांटेक्ट ना हुआ हो, बल्कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हों, और उस फोर्स की वजह से एक के मोशन का जो पाथ है वो दूसरा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, किस तरीके से उसको चेंज कर रहा हो। तो ये जो होता है इसको हम लोग कोलिजन कहते हैं। दो टाइप कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन। पहले मैं आपको बता दूं कि कोलिजन is said to occur between two bodies or particles when either they physically strike against each other or the path of the motion of one is influenced by the other। ये भी कोलिजन होगा। जैसे आप जानते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आता है तो उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, वो आया पास और हेड ऑन कोलिजन हुआ। वहाँ पर कोलिजन कहेंगे इसको, इसने इसको रिपेल किया, ये चला गया ऐसे। तो ऐसे केसेस में भी ये कोलिजन होता है। मैंने आपको बताया कि जो कोलिजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनलास्टिक कोलिजन। आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो कोलिजन होंगे दो टाइप के होंगे, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जब दो बॉडीज़ हैं और उनके बीच में एक कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स है उनके बीच में, और इसकी वजह से
जब वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं और उन स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई करती हैं एक दूसरे पर, और उसकी वजह से उनके मोशन का पाथ चेंज हो जाया करता है, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जनरली जो फिज़िकल कांटेक्ट है वो होगा नहीं। जैसे आप जानते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो इनके कोलिजन जहाँ पर भी होते हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इस टाइप के कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P, ये भी कंजर्व रहता है यहाँ पर। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और जो लीनियर मोमेंटम है ये भी कंजर्व रहता है। इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो किसी और फॉर्म में नहीं होता है। वैसे आयरन की बॉल्स या जो ग्लास बॉल्स जिनको हम कंचे कहते हैं, उनके बीच के जो कोलिजन्स होते हैं उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है और लीनियर मोमेंटम है ये कंजर्व रहते हैं। लेकिन जो डेली लाइफ में हम लोग कोलिजन देखते हैं वो कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन होते हैं। जैसे दो ट्रक आए, उनका कोलिजन हो गया, या आपने एक बुलेट चलाई और वो एक लकड़ी के टारगेट में धंस गई और लकड़ी के ब्लॉक को अपने साथ ले गई, तो ये डेफिनेटली एक इलास्टिक कोलिजन होगा। जहाँ पर दो बॉडीज़ में कोलिजन होता है और दोनों बॉडीज़ एक होकर अगर मूव करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो व्हीकल्स आए, टकराए, आपस में उनका कोलिजन हुआ, तो इस केस में आपने नोटिस किया होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, उसका लॉस हो गया। और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक दूसरी फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, स्पार्क। आप देखते हैं जब टकराएंगी दो चीज़ें बहुत तेज़ स्पार्क निकलेगा, तो उसमें लाइट भी होगी, चिंगारियाँ होंगी, साउंड होगी, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं। तो ऐसा जो कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, कंजर्व नहीं होती ये। लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है ये कंजर्व होता है, और चाहे ये हो और चाहे ये हो, दोनों ही टाइप में जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी ये तो कंजर्व रहेगी। आप कहेंगे इसमें भी रहेगी, तो हाँ इसमें भी रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में, तो आप देखेंगे कि भाई जो भी एनर्जी है वो रही तो कंजर्व, उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है, तो इसलिए टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहती है। तो ये फ़र्क है इलास्टिक कोलिजन में और इनलास्टिक कोलिजन में। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तब तक के लिए